बात जब अपराध की हो, उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। फिर चाहे वह नाम श्री प्रकाश शुक्ला का हो, मुख्तार अंसारी का हो या माफिया जिन्होंने किसी का मर्डर किया हो या कोई लूटपाट की हो। हर दिन एक के बाद एक नई वारदात सामने आती है। यहाँ पर ढेरों गैंगस्टर पैदा हुए और उन्होंने अपने खौफ के दम पर सालों तक राज किया। केवल इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि यूपी में और खास करके गोरखपुर में एक समय ऐसा था जब सड़कों पर माफिया और गैंगस्टर बमबाजी करते थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया था कि उनके पहली बार सांसद बनने के बाद से लगातार उन्होंने गोरखपुर में गुंडा राज खत्म करने का काम किया है और पूरी तरह से इस बात में सफल भी रहे हैं। पर प्रदेश को तब भी दबंगई का प्रदेश कहा जाता रहा है, लेकिन माना जाता रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से दबंगों और माफियाओं को योगी सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया है। पर बीते एक डेढ़ महीने में जिस तरह से सरेआम सड़कों पर बमबाजी करके उमेश पाल की हत्या हो जाती है, जिसमें 2 पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और आखिरकार जिस माफिया का पूरा परिवार इस हत्या की साजिश में शामिल हो जाता है, उसके भी खौफनाक हत्या हो जाती है और यह हत्या मीडिया के कैमरों के सामने की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उसी माफिया अतीक अहमद की, जिसके जुर्म ने उसका पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया और आखिरकार उसे भी मौत ही मिली और उसके बाद रह गई सिर्फ जुर्म, लालच, अपराध की एक काली कहानी। आइए आज जानते हैं कि आखिर यह अतीक अहमद कौन है, जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम करके रखी थी और उसके मौत पर भी पुलिस की नींद हराम ही है। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद में 10 अगस्त 1962 को हुआ था। इसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे और अतीक पढ़ाई में शुरुआत से ही निकम्मा था, यूं कहिए कि उसका मन नहीं लगता था। फिरोज मेहनतकश व्यक्ति थे जो कि मेहनत मजदूरी करके अतीक को पढ़ा लिखा रहे थे, पर अतीक आखिरकार 10वीं में फेल हो गया। इसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी और जल्द से जल्द वह अमीर बनने का सपना देखने लगा। अमीर बनने का चस्का उसे लग चुका था, लेकिन पैसा कमाने के लिए उसने मेहनत करना नहीं बल्कि एक शॉर्टकट चुना। लूट और अपहरण और रंगदारी के द्वारा पैसे वसूलने और लोगों की हत्या तक को अंजाम देने के लिए अतीक हमेशा से तैयार रहता था। साल 1980 में अतीक पर पहली बार एक हत्या का केस दर्ज हुआ। यह समय अतीक मात्र 17 साल का था। यहीं से शुरू होती है अतीक के क्रिमिनल बनने की कहानी। एक तरफ अतीक क्राइम की दुनिया में अपने कदम जमा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में चांद बाबा नाम के एक गुंडे का दबदबा बढ़ता जा रहा था। उसका खौफ ऐसा था कि चौक रानी मंडी में पुलिस तक जाने से डरती थी। पुलिस और नेताओं समेत सभी उसके खौफ से छुटकारा पाना चाहते थे। अतीक ने इसी डर का फायदा उठाया और पुलिस और स्थानीय नेताओं से साठगांठ बना ली। अतीक को आपराधिक दुनिया में पुलिस और स्थानीय नेताओं का पूरा साथ मिलता रहा। 7 साल बीत चुके। अब इसके बाद अतीक चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो खुद लगातार लूट, अपहरण, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देता था। अतीक के गुर्गों का नेटवर्क बढ़ने लगा था। अब अतीक पुलिस के लिए भी सिर दर्द बन चुका था। जिस पुलिस ने उससे अब तक सह दे रखी थी, वही उसे जगह जगह तलाशने में जुट गई। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, पर गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा अतीक का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी सत्ता पर बैठे हुए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़ाने के लिए दिल्ली से एक फोन कॉल आता है। 1 साल के बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। अतीक को जेल से बाहर आते ही यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि अब जेल से बचने के लिए राजनीति ही उसके काम आ सकती है, इसलिए उसने राजनीति में अपने कदम रखने का फैसला किया। साल 1989 तक अतीक पर करीब 20 मामले दर्ज हो चुके थे। उसका प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से पर पूरी तरह से दबदबा हो चुका था। 1989 में उसने पहली बार विधायकी लड़ने का फैसला लिया। किसी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो गया। अतीक के सामने कांग्रेस के गोपाल दास यादव प्रत्याशी थे। साथ ही अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को भी अखरने लगा था, इसलिए वे भी अतीक को हराने के लिए चुनाव में खड़े हो गए। चुनाव हुआ, नतीजे आए तो अतीक को 25,906 वोट मिले। अतीक 8,102 वोट से जीतकर पहली बार विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचा।
अतीक धीरे धीरे राजनीति की आड़ में अपनी माफियागिरी को चलाता रहा। अब उससे अपने छोटे भाई अशरफ को भी इसमें शामिल कर लिया था। अशरफ भी अतीक के नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़ने लगा था। अशरफ ने तय किया था कि वह सबसे पहले राजनीति में अपना हाथ आजमाएगा, लेकिन इसी बीच चांद बाबा को मार गिराया गया। बताया जाता है कि विधायक बनने के लगभग 3 महीने बाद अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशन बाग में चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। अचानक चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां आया और दोनों गैंग के बीच भयंकर गैंग वार होना शुरू हो गई। पूरा बाजार गोलियों, बम और बारूद से पट चुका था। इसी गैंग वार में चांद बाबा की भी मौत हो गई और आखिरकार इलाहाबाद में दहशत फैलाने वाला चांद बाबा एक बार फिर से साफ हो गया। कुछ महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। चांद बाबा के ज्यादातर गुर्गे मार डाले गए। वहां बाकी जितने बचे थे वे इलाका छोड़कर भाग गए। चांद बाबा की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर आया, लेकिन विधायकी होने की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ का कारण बताया गया। आज तक अतीक इस मामले में दोषी साबित नहीं हो पाया और अब कहां से हो सकता है, क्योंकि अतीक अब रहा ही नहीं। अतीक अहमद ने अशरफ को सपा से टिकट दिलवाया। कभी अतीक की टीम का हिस्सा रहे राजू पाल बसपा में उस समय शामिल हो चुके थे। मायावती ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया था। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन बाजी राजू पाल ने मार ली। वह 4000 वोटों से चुनाव जीत गए। यह हार अशरफ की थी, लेकिन अतीक को लग रहा था कि जैसे हार उसकी हुई है। इसके बाद जो हुआ वह यूपी के इतिहास में दर्ज हो गया। 25 जनवरी 2005 दोपहर के 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल अपनी गाड़ियों से 2 गाड़ियों के काफिले से SRN हॉस्पिटल से वापस अपने घर नीवा जा रहे थे। रास्ते में उसके दोस्त सादिक की पत्नी रुखसाना मिली और उन्होंने अपनी गाड़ी से आगे वाली सीट पर उन्हें बिठा लिया। ऐसा बताया जाता है कि राजू पाल की हत्या की प्लानिंग तो अतीक ने की थी, लेकिन इसे अंजाम उसके छोटे भाई अशरफ ने दिया था। लेकिन इसके बाद भी दोनों भाइयों के लिए कुछ खास नहीं बदला। राजू पाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बना रहा। साथ ही अशरफ भी राजनीति में लगातार अपने कदम बढ़ाता रहा और एक के बाद एक लगातार नए नए कांडों को अंजाम देता रहा। साल 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने पूजा पाल को उतारा और सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों में मेहंदी भी नहीं उतरी थी। उसकी शादी के महज 9 दिन हुए थे और वह विधवा हो चुकी थी, लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। इसी पूजा का भाई था उमेश पाल। हालांकि उस समय अशरफ चुनाव जीत गया था। इस पूरी वारदात के दौरान राजू पाल के साले उमेश पाल जो है गाड़ी के पीछे मौजूद था। वो इस पूरी घटना का मुख्य गवाह था। उमेश पाल, जिसकी 24 फरवरी को राजू पाल के मर्डर केस में बयान देकर घर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और उसी वक्त उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अतीक ने कई बार उमेश पाल से कहलवाया था कि उमेश इस केस से दूर हो जाए, लेकिन आखिरकार उमेश पाल ने हार नहीं मारा और आखिरकार उसे मौत का मुंह देखना पड़ा। अतीक धीरे धीरे बड़ा नेता तो बन गया था, लेकिन अपनी माफिया वाली छवि से वह कभी बाहर नहीं आया था, बल्कि नेता बनने के बाद उसके अपराधों की रफ्तार और भी तेज हो गई थी। भाई अशरफ ने भी अतीक का कदम कदम पर साथ दिया। अशरफ के खिलाफ 33 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन साल 2007 में जब बसपा की सरकार आई तो हालत बदल गए। अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 5 जुलाई 2007 को उमेश ने अतीक, अशरफ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इस केस में पैरवी हुई हाई कोर्ट में करते रहे। इसके बाद अतीक को गिरफ्तार कर साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल भेज दिया गया। बीते दिनों अतीक अहमद को उमेश पाल की किडनैपिंग मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। साथ ही उसके बेटे असद को कई दिन पहले इनकाउंटर में मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब से अतीक और अशरफ इस बात से लेकर डरे हुए थे कि उन्हें भी मरवा दिया जाएगा। अशरफ ने मीडिया से कहा था कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे बताया है कि 2 हफ्ता के अंदर तुम्हें बाहर निकाला जाएगा और मार डाला जाएगा। आखिरकार अशरफ का बॉर्डर सच साबित हुआ। अतीक अहमद और अशरफ को 15 अप्रैल की रात मीडिया के सामने गोली मार दी गई। अशरफ ने कहा था कि जिन अधिकारियों ने मुझे बताया है मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं मारा गया तो एक बंद लिफाफा मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच जाएगा। फिलहाल यह लिफाफा भी मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। यह देखना है कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आएगा। देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस हत्याकांड ने यूपी पुलिस के साथ ही योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। साथ ही सवालिया निशान लग चुकी है उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर, प्रशासन व्यवस्था पर। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।